हाय फ्रेंड्स एंड यार चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कुछ और भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बताना प्रारंभ कर दिए थे और आपने अच्छी तरह से उसको समझा और सीखा। तो आइए आज कुछ और भी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सीखा जाए। आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि 60 से 120 तक की संख्याओं को लगातार गुणा किया जाए तो अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी। आपको पिछले वीडियो में अनुगामी शून्य का अर्थ बताया गया था, फिर भी यहाँ देख लीजिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम 60 से लेकर 120 तक की संख्याओं का गुणा करें तो जो संख्या आएगी उसके दाएं तरफ कितने जीरो होंगे, इसको गिनकर बताना है। इसी को बोलते हैं अनुगामी शून्यों की संख्या या ट्रेलिंग जीरो। तो आप देख सकते हैं 60 से 120 तक का गुणा करना बस की बात नहीं है कि आप कंपटीशन में बैठकर गुणा कर पाएंगे। तो इसके लिए हम इस सवाल को मॉडिफाई करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अगर एक से लगातार गुणा कहीं तक रहे तो उसमें अनुगामी शून्य हम निकालने का ट्रिक सीख चुके हैं। तो इस सवाल को मॉडिफाई कर देंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 59 तक इसमें मल्टीप्लिकेशन अपने मन से हम लगा लेंगे। उसके बाद 60 गुणे 61 गुणे 120 तक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब जो है ये कंटिन्यूस 1 से 120 तक हो गया। इसमें हमको जीरो निकालने आता है, लेकिन ये काम गड़बड़ किए हैं। अपने मन से ही जितना इसमें लगाए हैं उतना पीछे हटा दिया जाए, इसे 1 इंटू 2 इंटू 59 ताकि कोई मान में अंतर न आए। अब हम 1 से लेके 120 तक का जीरो निकालेंगे, इधर 1 से 59 तक का जीरो निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आप समझ में आ गया कि सवाल कैसे मॉडिफाई किया गया। तो इसका ट्रिक आप सीखे थे कि 120 जो लास्ट संख्या दिख रही है उसमें 5 से भागा दिया जाता है, 24 आ गया। फिर 24 में 5 से भागा देंगे तो आपका 4 आ गया। अब 4 में तो भाग जाएगा नहीं, तो इसमें कितने जीरो हो गए, 28। अब हम इस 59 में जीरो निकालेंगे तो 59/5 कितना होगा, 11। 11 में फिर भाग लेंगे 5 से तो 2, अब तो भाग जाएगा नहीं, 13। इस तरह 28 में से 13 को घटाएंगे तो आपका कितने जीरो आया, 15। यानी 60 से 120 तक की संख्याओं को अगर गुणा किया जाए तो अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यानी जितना कमी इसमें रहे उतना पहले से हम उसमें लगा देंगे और उतना फिर वापस घटा देंगे। इस तरह से सवाल सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4 टू द पावर 61 प्लस 4 टू द पावर 62 प्लस 4 टू द पावर 63 प्लस 4 टू द पावर 64 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो देखिए जैसे आपसे मैं कहूँ कि 16 किससे विभाज्य है तो आप 1 बता सकते हैं, 2 बता सकते हैं, 4 बता सकते हैं, 8 बता सकते हैं, 16 बता सकते हैं। तो ऑप्शन में इसमें से कोई एक ही दिया जाएगा, 3 चीज़ एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा जो कि गलत उत्तर रहेगा। तो इसके जवाब कैसे हम दे पाएंगे, तो हम पता लगाएंगे कि 16 के फैक्टराइजेशन क्या क्या है। जैसे देखिए 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 16 का फैक्टराइजेशन होगा। तो इसमें जो नया नया अंक दिख रहा है जैसे 1 2, वो तो इसको विभाज्य करेगा ही करेगा, लेकिन 2 2 को ज्वाइन करने से भी जो संख्या बन रही है, ध्यान दीजिए 4, 3 को सटा दिए तो 8 और 4 को ले लिए अगर तो ये 16, उससे भी ये संख्या विभाज्य होगी। तो हम क्या सीखे इससे कि किसी चीज़ की विभाज्यता की अगर जांच करनी है तो हम उस संख्या का फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके फैक्टराइजेशन में जो जो अंक दिखेगा वो उसको विभाज्य कर पाएगा और 2 2 3 3 को ज्वाइन करने से भी उससे वो विभाज्य हो सकता है।
तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो कॉमन लेकर, देखिए 4⁻61 कॉमन लेते हैं, यहाँ गुणा का चिन्ह आ गया, देखिए 1, 4⁻62 में 4⁻61 कॉमन लेंगे तो 4⁻1, यहाँ 4⁻2, 4⁻3 बच जाएगा। तो इस तरह से 4⁻61 इंटू ये हो जाएगा, देखिए 64, 16, 4, 1, ये 85 हो जाएगा। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4×61 गुणे 17 गुणे 5 हो सकता है। अब हमें चेक करना है कि किससे किससे घटेगा, और साथ ही विकल्प को भी देखते रहना है कौन हमारे काम लायक है। तो आप देख सकते हैं ये 5 से डिवाइड हो सकता है, 17 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, क्योंकि तीनों दिख रहा है। अब हम बताए थे कि अगर दो को ज्वाइंट करेंगे तो उससे भी ये डिवाइड हो सकता है। देखिए 17 5 को एक में मिला देंगे 85 से भी ये डिवाइड हो सकता था। 5 और 1 4 को मिला देंगे तो 20 से भी डिवाइड हो सकता है। 17 और 4 को डिवाइड करेंगे 68 से भी डिवाइड हो सकता है। 4 में से 2 ले लेंगे और 17 ले लेंगे तो 17 दूनी 34 से भी डिवाइड हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ 34 दिख गया है हमें, अर्थात इस सवाल का जवाब हो गया 34, यानी कि ये संख्या 34 से विभाज्य हो सकती है। ठीक है, हम चाहे तो इसमें से 2 और इसमें से 5 लेकर के 5 10 भी कह सकते हैं, लेकिन 10 विकल्प में है नहीं। तो आशा आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है विभाज्यता की जांच की जाती है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 4⁻6 इंटू 6⁵ इंटू 10⁻2 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आइए पहले अभाज्य गुणनखंड को समझाने का प्रयास करें। जैसे कोई पूछता है कि 8 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको गुणनखंड कीजिए 2 दूनी के 4 दूनी 8, ऐसा गुणनखंड कीजिए जो अभाज्य हो। जैसे 2 अभाज्य, 2 अभाज्य, 2 अभाज्य। ये भी कर सकते थे आप 4 × 2 8, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है, इसलिए ऐसा ही नहीं है। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है, 3 गिन करके बता देना है कि 8 के 3 अभाज्य गुणनखंड है। तो उसी तरह कह रहा है कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो इसके लिए हम हर नंबर को बेस जो दिख रहा है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। देखिए 2 × 2 6 6 दोनों पावर हो गया, 2 × 3 5 5 पावर हो गया, 2 × 5 तो 2 2 पावर हो गया। अब देखिए सारे नंबर जो दिख रहे हैं अभाज्य नंबर दिख रहे हैं, अभाज्य संख्या दिख रही है। तो जब पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो इसका ट्रिक याद कर लीजिए, घातों का योग, घातों का योग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6 + 6 + 5 + 5 + 2 + 2 6 6 12 12 10 22 22 4 26 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 26। तो आशा है समझ में आ गया होगा आपको कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। बेस को तोड़ देंगे और सबका पावर ऐड करके बोल देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी बेस को तब तक तोड़ते रहिए जब तक सारी संख्या अभाज्य दिखिए ना, जब सब अभाज्य दिखे तो पावर को जोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, सो 1 1 - 1/20 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट करते हैं 1 - 1/4, 1 - 1/9, 1 - 1/16, तो सवाल फंस जाएगा। इस सवाल में कुछ सेटिंग है, आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, a² - b², जैसे 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, a² - b² पे फार्मूला सेट है। तो एक ब्रैकेट में 1 + 1/2 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 - 1/2 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 + 1/3 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में 1 - 1/3 हो जाएगा। इसी तरह एक ब्रैकेट में 1 + 1/20 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 - 1/20 हो जाएगा। तो हम सारे प्लस वाले को एक जगह कर लेते हैं। चलिए 1 + 1/2
1+1/3 सो ऑन 1+1/20 ना, और माइनस वाले को एक जगह करते रहे 1-1/2 1-1/3 सो ऑन 1-1/20। अब इसको सरल करते हैं, देखिए क्या होता है 3/2 4/3 सो ऑन 21/20 इंटू, अब इसको देखिए 1/2 3 में से लग गया 2/3 सो ऑन 19/20। अब आप देखिए इसमें दो पार्ट में मैंने इसको बांट लिया। अब इसमें एक पैटर्न आपको दिख रहा है कटले का ही, देखिए ऐसे ही करते चले जाइए। ऊपर बच गया 21, नीचे बच गया 2 इंटू, इसमें देखिए पैटर्न कटने का ये बन रहा है, ऊपर बन गया वो, नीचे 20, ये हो गया 21/40 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त होता है, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसने 60 प्रश्नों का उत्तर दिया हो और कुल 130 अंक प्राप्त किया हो, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? ये इबारती प्रश्न है, और इस तरह की क्वेश्चन करने के लिए आपको बता चुका हूँ कि पहले मानेंगे, उसके बाद समीकरण बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो आपके माइंड में चलता है उसको अगर आप लिखने की प्रयास करें तो इस तरह क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। जैसे जब कोई आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप क्लियर जरूर कर लेते हैं कि मैंने कितने प्रश्न हल किए। तो चलिए यहाँ पर उसने कितने प्रश्न हल किया है? 60। तो 60 प्रश्नों को उसने हल किया, तो उसमें से जरूर कुछ गलत हो गया होगा, कुछ सही हुआ होगा, ऐसा आप सोचते हैं ना। तो 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बात ये है कि जितना सही किया होगा उसके 4-4 नंबर मिल रहे हैं, और जितना गलत किया है उसका 1-1 नंबर कट रहा है, और अंत में उसका रिजल्ट बना है 130 पर। तो कह रहा है कितने प्रश्नों को सही जवाब दिया। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उसने कितने प्रश्न सॉल्व किया? 60। तो इस 60 में 2 प्रकार के प्रश्न हो गए, ट्रू एंड फॉल्स। तो पूछ रहा है कितने प्रश्नों को सही हल किया, तो माना एक प्रश्न को सही हल किया। तो 60 में से जब एक प्रश्न सही हो गया तो 60 माइनस एक प्रश्न गलत हो गया होगा। तो अब नंबर जोड़ने की बारी आएगी। जितने क्वेश्चन सही किया है 4-4 नंबर मिलेगा, और जितने क्वेश्चन गलत किया 1-1 नंबर माइनस होगा। यानी आपके सही नंबर में से भी इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका रिजल्ट कितना बन गया? 130। अब इक्विवेलेंट रिलेशन बन चुका है, यानी समीकरण बन गया। अब इसे केवल हल करने की जरूरत है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये समझ में आया आपको? एक क्वेश्चन सही हुआ तो 4-4 नंबर मिला, 60 में से एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1-1 नंबर माइनस हो गया। इस प्रकार आपका रिजल्ट 130 बना। सॉल्व कीजिए। 4x माइनस 60 प्लस x, ये माइनस जाएगा अंदर तो प्लस हो जाएगा 130। तो ये 5x बराबर 190, तो x बराबर 38। आप देख सकते हैं वो छात्र ने 38 सवाल सही किया था और 60 में से 38 गया, 22 क्वेश्चन उसने गलत किया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गायों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या 40 थी और पैरों की संख्या 140 थी, तो उस समूह में कितनी गायें थी? सवाल ये है। तो देखिए इसको भी हम रियल में सोचेंगे, जैसे लाइफ में हम लोग करते हैं सब। ये बताइए किसी समूह में आपको 40 सिर दिखाई दे रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि टोटल वहाँ जानवर मिल करके 40 होंगे, क्योंकि एक पशु एक जानवर के 1 सिर होते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि वहाँ 40 जो है जानवर टोटल मिलाकर के हैं।
अब हमारे माइंड में ये आ रहा है कि भाई इसमें दो चीज़ें हैं, क्या क्या है, काऊ है और डक है। तो हमसे पूछा गया है कि गाय कितनी है, तो हम सपोज दैट हम मान लें कि गाय x है। तो अब तो आप समझ गए होंगे डक कितने हैं, 40 में से x गया, 40 माइनस x डक हो गया। अब आगे चर्चा कर रहा है कि इन लोगों की पैर को जब गिना गया तो 140 दिखा, तो हमें भी तो पैर गिनने आएगा। बताइए जितनी गाय है उतने गुणे 4 कर देने से गाय के पैर निकल जाएंगे, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं और एक बत्तख के 2 पैर होते हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे तो इसके भी पैर मालूम हो जाएंगे। अब सवाल ये बनता है कि इक्विवेलेंट रिलेशन बनेगा कैसे। तो आप कॉमन सेंस की बात है समझ सकते हैं, हमें टोटल पैर 140 बताया गया है, तो टोटल कैसे चीज़ पता लगेगा, जोड़ने से। तो इसको जोड़ दूँ तो 140 पैर होना चाहिए ना। इक्वेशन बन चुका है, अब इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा कि कितनी गाय है कितनी बत्तख। तो आप देख सकते हैं यहाँ 4x है प्लस 80 माइनस 2x, 2 से गुणा कर दिए 140। 4x में से 2x गया, 2x बच जाएगा, इक्वल टू 80 जगह घटेगा तो 60 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30। यानी कि 40 जानवरों में से 30 गाय है और 10 बत्तख है, ये हमें पता चल गया। आप देख सकते हैं 30 गाय के 120 पैर, 10 बत्तख के 20 पैर, 140 हो जा रहा है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे इसमें दिया जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि 86 को 2 भागों में इस तरह बांटा गया कि पहले भाग का 4 गुना का 1/3 और दूसरे भाग का 5 गुना का आधा का योग 166 है। तो उन दोनों संख्याओं यानी दोनों भागों का डिफरेंस क्या होगा, ऐसे सवाल पूछ रहा है। तो फिर आप उसी तरह से काम करेंगे जो पहले आप सीखे। 86 को 2 भागों में बांटना है, तो हम जो है 86 को लिखेंगे और 2 भाग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एक भाग मान ले रहा हूँ x, तो एक भाग 86 माइनस x, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। अब कह रहा है कि पहले भाग का 4 गुना, तो इसमें 4 से गुणा कर दे रहा हूँ, का पहले भाग का 4 गुना का तिहाई, तिहाई कर दे रहा हूँ, तिहाई मैंने 1/3। दूसरे भाग के 5 गुना, 5 गुना कर दे रहा हूँ, का आधा, तो आधा कर दे रहा हूँ, का योग, तो योग कर दे रहा हूँ। 166 है का मतलब 166 के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 चौके 8x हो जाएगा, है ना, तिरछा गुणा, और प्लस ये देखिए 3 5 15 होगा, 15 छक्के 90, 15 8 120, 9 129 माइनस 15x बराबर 3 2 का लसा क्या हुआ 6, तो 166 गुणे 6 को इधर ला दे रहा हूँ। अब देख रहे हैं 15 में से 8 गया, अब 7x होगा, तो 7x इधर ले आ दे रहा हूँ, प्लस हो जाएगा। इधर 1290 माइनस 6 6 का 36, 6 1 36, 3 39, 6 कम 6 3 9 हो जाएगा। तो 1290 में से 996 को घटाएंगे तो आपका 294 बच जाएगा बराबर 7x। तो आप देख सकते हैं यहाँ से x बराबर हो जाएगा, 7 से भागा दे देंगे, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 42 हो जाएगा। तो हम समझ गए कि 86 के 2 भाग में एक 42 है और 86 में से 42 हटाएंगे तो 4 4 1 44 हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस पूछा गया है तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड गेन होगा और नंबर सिस्टम तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपको समीकरण बनाने आना जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हमने कर लिया, आप भी करके ट्राई कीजिए और इसे सीखिए। यहाँ पर देखिए एक और सवाल आपको है मिला है, कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्याओं का योग 102 है, तीसरी तो दूसरी संख्याओं का योग 108 है और पहली तथा दूसरी संख्याओं का योग 108 है।
यहाँ पर 108 नहीं, कुछ अलग होना चाहिए। चलिए इसको 6 बनाया जाए। 6 है तो तीसरी संख्या क्या है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जब मिलेगा तो आप कैसे सवाल करेंगे। देखिए, पहली और तीसरी संख्याओं का योग 102 है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वल टू 102। फिर कह रहा है तीसरी और दूसरी संख्या का योग, तो तीसरी और दूसरी संख्या का योग 108 है, तो 108। फिर पहली और दूसरी का योग 106 है। तो जब ऐसे लिख लेंगे तो ऐसे सवाल करने के लिए हमेशा वर्टिकल इसको जोड़ दिया जाता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 है, सेकंड 2 है, थर्ड 2 है, तो जोड़ने पर 2 पोस्ट में फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड हो जाएगा। और इधर देखिए 8 6 14 2 16 और ये 3 से 16 हो गया। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 5 10, 2 8 16, 158 हो रहा है। हमको ये पता चल गया कि तीनों संख्याओं का योग जो है 158 है। हमसे पूछा गया है कि तीसरी संख्या क्या है, तो बताइए पहली और दूसरी संख्या का मान देखिए ऊपर कहीं दिखाई दे रहा है 106। अगर इस 106 को ले जाकर 158 में से घटा देंगे तो हमारी तीसरी संख्या नहीं निकल जाएगी। तीसरी संख्या बराबर 158 माइनस 106, ये क्या हो जाएगा? 52। इस तरह से हम दूसरी तीसरी किसी को भी हम आसानी से बता सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और बुक से भी अब छोटे छोटे क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलने वाले हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।